नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अनुवर्णा की दादी माँ फिर अनुवर्णा से कहती है, क्या हुआ अनुवर्णा, तुम इतनी शांत क्यों हो और ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। तब अनुवर्णा अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ वो अनुवर्णा कुछ कहने वाली थी, पर वह ना जाने क्या सोचकर वह कहने से रुक जाती है जो कुछ कहने वाली थी। दादी माँ फिर कहती है, क्या हुआ अनुवर्णा, तुम कुछ कहने वाली थी, फिर चुप क्यों हो गई। क्या है तुम्हारे मन में, और जो कुछ भी है आपके मन में वह मुझसे कह दो। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करूंगी, क्योंकि मैं अब और नहीं चाहती कि मेरी बच्ची अब भी परेशान और उदास रहे। अनुवर्णा की दादी माँ बड़े ही प्रेम से अनुवर्णा अपनी गोद में लिटा लेती है और उसके बालों को सहलाते हुए अनुवर्णा से पूछती है, क्या हुआ मेरी बच्ची को, जो उसका फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ है। दादी माँ के बार बार पूछने पर अनुवर्णा अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि रीवा यहाँ से वापस जाए, और अगर वह यहाँ से वापस जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं उसके बिना अपना एक पल भी नहीं सो सकती हूँ। ये क्या कह रही हो अनुवर्णा, तुम भला रीवा के साथ पृथ्वीलोक में कैसे जा सकती हो। तुम एक मायालोक राजकुमारी हो, तुम पृथ्वीलोक पर जाकर एक इंसान के साथ कैसे रह सकती हो। दादी माँ को समझाते हुए कहती है, पर अनुवर्णा फिर कहती है, दादी माँ, मैं रीवा के साथ पृथ्वी पर जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि अगर वह मेरी मदद करेगा मेरे माता पिता को ढूंढने और समरी राक्षसी का अंत करने में, तो मैं भी उसकी मदद करूंगी उसके भाई और पिता को ढूंढने में, और मैं जरूर जाऊंगी उसके साथ पृथ्वी पर तभी वहां अनुवर्णा की माँ आ जाती है और वह वहां आकर अनुवर्णा के पास बैठकर उसे औषधि पिलाने लगती है जो वैद्य जी ने दी थी। और निर्वंती अनुवर्णा की दादी माँ को देखते हुए उनसे कहती है, मुझे मेरी बच्ची अनुवर्णा जितनी सुंदर बचपन में थी, अब तो ये उससे कई गुना अधिक सुंदर है, और मैं तो कभी सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं कभी दोबारा अपनी बच्ची को देख भी पाऊंगी। इतना कहते ही निर्वंती की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह अनुवर्णा को अपने गले से लगा लेती है और रोती हुई कहती है, अब मैं अपनी बच्ची को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करूंगी, मैं इसे अब हमेशा अपने पास ही रखूंगी। अनुवर्णा भी अपनी माँ से बरसों बाद मिलकर बहुत खुश थी। उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, पर अनुवर्णा अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए उनसे कहती है, माँ, अब आप क्यों रो रहे हैं, और वर्षों तो आपने रोकर ही काटे हैं, पर अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम आपको खुशी से रहना है। अनुवर्णा अपनी माँ से भी कहना चाहती थी कि वह रीवा के साथ पृथ्वीलोक पर जाना चाहती है, पर उनकी बातें सुनकर और उन्हें अपने लिए इतना खुशी देखकर उनसे कुछ कह नहीं पाई। और अनुवर्णा की माँ अनुवर्णा को पाकर बहुत खुश थी। तभी वहां रीवा को लेकर दक्ष आ जाते हैं और अनुवर्णा को देखते हुए बड़े प्रेम से उससे कहते हैं, अब कैसी है मेरी बच्ची। दक्षा भी बहुत खुश थे अपने पूरे परिवार को पाकर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, अनुवर्णा ने कहा। तब दक्षा अनुवर्णा से कहते हैं, अनुवर्णा, आप जाकर बाहर खुली हवा में थोड़ा टहल लो, आपको अच्छा लगेगा। तब अनुवर्णा उठते हुए कहती है, जी पिताजी। अनुवर्णा रीवा को देखते हुए वहां से बाहर जाने लगती है। तब दक्षा ने कहा, अनुवर्णा, रीवा को भी अपने साथ लेकर जाओ। तब रीवा भी अनुवर्णा के साथ बाहर चला जाता है। अनुवर्णा रीवा को उन सब जगहों पर ले जाती है जहां पर वह खेल कूद कर बड़ी हुई थी। फिर अनुवर्णा रीवा को अपने सबसे पसंदीदा स्थान पर लेकर जाती है जहां पर वह अपना सबसे ज्यादा समय बिताती थी। अनुवर्णा रीवा को अपने राजमहल के पास ही बने एक सुंदर बगीचे में लेकर जाती है। उस बगीचे का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल चारों ओर खिले हुए थे और उन फूलों की खुशबू मंद मंद चल रही थी। हवाओं के साथ वहां के पूरे वातावरण को उन फूलों की खुशबू से मका रही थी। अनुवर्णा रीवा के साथ होने के कारण उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी और वह बड़ी ही खुशी के साथ रीवा से बातें कर रही थी और रीवा को उस बगीचे के सुंदर से सुंदर फूलों के बारे में बता रही थी। और रीवा भी चुपचाप अनुरागा की सभी बातें सुन रहा था और उसकी खुशी से भर इस चेहरे को खामोशी से देखे जा रहा था। अनुवर्णा रीवा इतना खामोश देखकर उससे कहती है,
क्या हुआ रीवा? क्या आपको ये स्थान पसंद नहीं आया? तब रीवा अपनी नज़रों को दूसरी ओर फेरते हुए अनुवर्णा से कहता है, नहीं। और अनुवर्णा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अनुवर्णा तेजी से रीवा का हाथ पकड़ती है और आगे बढ़ती हुई रीवा से कहती है, रीवा जल्दी चलिए, मैं आपको इस बगीचे का सबसे सुंदर स्थान दिखाती हूँ, जहाँ पर मैं हमेशा आकर बैठा करती थी। पर अनुवर्णा ने जैसे ही रीवा का हाथ पकड़ा, रीवा को फिर से वही सपना याद आ गया जो उसने अपने गांव में देखा था। क्योंकि उसने सपने में ऐसी ही अनुवर्णा को अपना हाथ पकड़कर अपने साथ चलते देखा था। और रीवा तो सपने में ही देखकर उस सपने वाली सुंदर एक युवती से प्रेम करने लगता है। पर उसने इसकी कभी कल्पना ही नहीं की थी कि उसका सपना कभी सच भी होगा। और तभी रीवा चलते चलते एकदम से रुक जाता है। और रीवा के रुक जाने के कारण अनुवर्णा भी एकदम से रुक जाती है, क्योंकि उसने रीवा का हाथ अब भी पकड़ा हुआ था। तभी अनुवर्णा को देखते हुए रीवा के मुख से अपने आप ही निकला, अनुवर्णा मैं आपसे। पर तभी वहां काफी तेज चिड़ियों की आवाज का आना शुरू हो जाता है। और उन चिड़ियों की तेज आवाज के कारण रीवा आगे कुछ नहीं कह पाता। और फिर अनुवर्णा रीवा से पूछती है, क्या हुआ रीवा? अब रुक क्यों गए? आप मुझसे कुछ कहना वाले थे। कुछ नहीं अनुवर्णा, बस ऐसे ही। आप चलो, कोई सुंदर स्थान दिखाने वाली थी। और अनुवर्णा फिर आगे बढ़ने लगती है। तब रीवा अपने मन में सोचता है, ये मैं क्या कहने वाला था। और मैं उस सपने को सोचते सोचते उस सपने में ही खो गया था। और अगर अभी इन चिड़ियों का शोर ना हुआ होता, तो मैं तो अभी अनुवर्णा से अपने मन की बात कह देता कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। और फिर अनुवर्णा जाने मेरे बारे में क्या सोचती। पर जब तक अनुवर्णा उस स्थान पर रीवा को लेकर पहुंच चुकी थी, अनुवर्णा रीवा से कहती है, ये है रीवा वह स्थान जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अनुवर्णा जाकर एक सुंदर से सरोवर के पास रुकती है और सरोवर में भरे निर्मल को देखते हुए रीवा से कहती है, यही है वह स्थान जहां पर मैं हमेशा आकर बैठा करती थी। जब जब मैं उदास होती थी और जब जब मैं अपने माँ और पिता को याद करती थी, मैं यहीं आकर उन्हें याद किया करती थी। रीवा अनुवर्णा की बातें सुनते हुए उस सरोवर के और आसपास के सुंदर दृश्य को देखने लगता है। और अनुवर्णा वही सरोवर के पास बैठ जाती है और उस सुंदर सरोवर के निर्मल जल में अपना हाथ डालकर उस जल से खेलने लगती है और वही बैठे बैठे सोचने लगती है। अनुवर्णा रीवा के लिए अनजान होते भी उसने अनुवर्णा के लिए जो किया था, अनुवर्णा उसे ही बार बार सोच रही थी। तभी रीवा अनुवर्णा के पास बैठकर अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रीवा अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा, आपके पिताजी हमसे कह रहे हैं कि मैं यहाँ कुछ दिन और रुक जाऊं। पर आपको तो पता है कि हमें भी अपने पिता और भाई को ढूंढकर उन्हें अपने साथ अपने गांव, अपने परिवार के पास लेकर जाना है। और पता नहीं कि वह सब किस हाल में होंगे। अनुवर्णा, आप ही अपने पिता से कहिए कि वह हमें यहाँ से जल्द जाने दे। तभी अनुवर्णा को देखते हुए कहती है, रीवा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रीवा आश्चर्य से अनुवर्णा को देखते हुए कहता है, ये क्या कह रही है? अनुवर्णा, आप हमारे साथ कैसे जा सकती हो? पर तभी काफी तेज आवाज में कहती है, क्यों? क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ? आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तो फिर क्या मैं आपके साथ चलकर आपके भाई और पिता को ढूंढने में आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ? अनुवर्णा भी रीवा से कहना चाहती थी कि वह उससे प्रेम करती है, पर वह सोचकर रुक जाती है। रीवा अनुवर्णा को देखते हुए उससे कहता है, नहीं अनुवर्णा, ऐसी बात नहीं है। आपके जीवन में बचपन से तो सिर्फ दुख और कठिनाइयां ही थी। अब तो आपके जीवन में खुशी के पल आए हैं। और मैं अब नहीं चाहता हूं कि आपके जीवन में अब एक पल के लिए भी कोई परेशानी आए। मैं तो अब बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। रीवा इतना कहते हुए अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लेता है, क्योंकि रीवा भी नहीं चाहता था कि वह अनुवर्णा से दूर रहे। कब दोनों में प्रेम हुआ और कब वो प्रेम धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे से अलग अपने आप को सोच ही नहीं पा रहे थे। उन दोनों को पता ही नहीं चला। तभी अनुवर्णा रीवा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उससे कहती है, रीवा, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर पल खुश रहूं और एक पल के लिए भी मैं दुखी और परेशान नहीं रहूं, तो आप मुझे भी अपने साथ पृथ्वी पर ले चले। रीवा फिर अनुवर्णा को समझाता है कि वह उसके साथ नहीं चल सकती है, क्योंकि उसे ऐसे रहस्यमय जंगल में जाकर अपने भाई, पिता और मित्र को ढूंढना है, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। और उस रहस्यमय जंगल में उन्हें किस किस स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
रीवा अनुवर्णा को बार बार समझाता है कि वह उसके साथ पृथ्वी पर नहीं जा सकती है, लेकिन अनुवर्णा रीवा की किसी भी बात को जैसे सुनना ही नहीं चाहती थी। वह तो बस बार बार यही कहे जा रही थी कि वह उसे भी अपने साथ पृथ्वी पर ले चले। अनुवर्णा के बार बार जिद करने पर रीवा कहता है, अनुवर्णा, क्या आपके माता पिता आपको यहाँ से मेरे साथ पृथ्वी पर जाने देंगे? इतने वर्षों बाद तो उन्होंने आपको पाया है, क्या वह अब आपको अपने से एक पल के लिए भी दूर करने देंगे? अनुवर्णा रीवा के एकदम करीब खड़ी थी और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि मैंने अपनी दादी माँ से कह दिया है कि अगर आप यहाँ से पृथ्वी लोक पर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और मुझे पता है कि मेरी दादी माँ मेरी इस बात को कभी नहीं टालेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक मेरी बड़ी से बड़ी बात को भी आसानी से मान लिया है और वह मेरी इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। अनुवर्णा रीवा की आंखों में देखते देखते इतना खो गई कि उसके मुंह से निकल ही गया, रीवा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ और अब मैं आपके बिना अपना एक पल भी नहीं सो सकती हूँ। रीवा अनुवर्णा की इस बात को सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है, पर रीवा भी अनुवर्णा की सुंदर आंखों को ही देख रहा था। पर रीवा अनुवर्णा की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी वहां पर एक दासी आई और अनुवर्णा से कहा, राजकुमारी जी, क्षमा करें हमें। महारानी और महाराज जी ने शीघ्र ही आपको उनके कक्ष में बुलाया है। और जैसे ही उस दासी की आवाज और अनुवर्णा के कानों में पड़ी, अनुवर्णा ने जल्दी से अपने कदमों को पीछे लेते हुए अपने मन में सोचती है, ये मैंने क्या कह दिया रीवा से। तब तक उस दासी ने दोबारा कहा, राजकुमारी जी, कृपा करके आप हमारे साथ जल्दी चलिए, आपको महारानी और महाराज जी ने शीघ्र ही बुलाया है। तब अनुवर्णा उस दासी की ओर देखते हुए उससे कहती है, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। और अनुवर्णा के इतने कहने पर वह दासी वहां से चली जाती है। और रीवा अब भी वहां खड़ा अनुवर्णा को देखते हुए उसने अभी जो कहा था बस उसके बारे में सोच रहा था। और अनुवर्णा भी रीवा को ही देख रही थी और इंतजार कर रही थी रीवा के जवाब का। पर रीवा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अनुवर्णा से क्या कहे। एक बार तो रीवा सोचता है कि वह भी कह दे कि वह भी उससे प्रेम करता है, पर फिर भी वह सोचता है कि वह अगर अभी अनुवर्णा से कह दे कि वह भी उससे प्रेम करता है तो अनुवर्णा भी तैयार हो जाएगी उसके साथ उस रहस्यमयी जंगल में जाने के लिए। पर वह जंगल इतना खतरनाक है कि वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से अनुवर्णा को एक खरोच भी आए। और यही सोचते हुए रीवा अनुवर्णा को कोई जवाब ना देते हुए वहां से दूसरी ओर जाने लगता है। पर अनुवर्णा रीवा को बिना कोई जवाब दिए जाता देख जल्दी से जाकर रीवा के सामने खड़ी हो जाती है और फिर रीवा से कहती है, रीवा, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब से ही मैं आपसे प्रेम करने लगी थी। और जो आपने मेरे लिए किया है, मेरे माता पिता से हमें मिलाया और हमारे पूरे मायालोक उस राक्षसी समरी से मुक्त कराया है, और जिस तरह से आपने हमारे प्राणों को बचाया है, उसके बाद तो मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तब रीवा अनुवर्णा से काफी तेज आवाज में कहता है, ये सब क्या कहे जा रही हो अनुवर्णा? आपको पता भी है आप कौन है और मैं कौन हूँ? आप मायालोक की राजकुमारी हैं और मैं एक साधारण मानव जो ना जाने यहाँ कैसे आ गया। एक मायालोक की राजकुमारी और एक पृथ्वी पर रहने वाला साधारण सा इंसान, दोनों के बीच भला प्रेम कैसे संभव है? रीवा की ये बातें सुनकर अनुवर्णा भी थोड़ा तेज आवाज में बोलती है, रीवा, आप सिर्फ हमें ये बताइए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। क्योंकि अनुवर्णा रीवा की आंखों में साफ साफ अपने लिए प्रेम देख रही थी, पर वह सिर्फ रीवा के मुंह से सुनना चाहती थी। पर रीवा अनुवर्णा की इस बात का कोई भी जवाब ना देते हुए वहां से चला जाता है। अनुवर्णा बार बार कह रही थी कि रीवा, मेरे सवाल का जवाब तो देते जाओ, पर रीवा अनुवर्णा की हर एक बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है। इधर दक्षा और निर्वंती दोनों अपने कक्ष में बैठे बातें कर रहे थे। निर्वंती दक्षा से कहती है, महाराज, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी आपसे दोबारा मिल पाएंगे और फिर हम दोबारा कभी अपने परिवार के साथ खुशी से अपने राजमहल में रहेंगे। इसकी तो हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। पर रीवा के कारण हम आज अपने पूरे परिवार के साथ में हैं और खुश भी। तब दक्षा निर्वंती की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, निर्वंती, सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि हम कभी मिल पाएंगे और फिर से हमारा परिवार और हमारा पूरा राज्य कभी दोबारा खुशी से रह पाएगा। पर रीवा की वजह से हम सब साथ में हैं और उस राक्षसी समरी का अंत भी हो गया है और हमारा शक्तिपुंज भी हमें रीवा के कारण ही मिला है। निर्वंती थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर सोचते हुए बड़े आश्चर्य से दक्षा की ओर देखते हुए कहती है,
महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आई कि रीवा आपकी जिस तलवार की वजह से पृथ्वी से मायालोक लोक तक पहुंचा है, वह आपकी तलवार पृथ्वी पर पहुंची कैसे? और वह तलवार आखिर वर्षों बाद रीवा को ही क्यों मिली? तब दक्षा ने कहा, महारानी, जब उस राक्षसी संबरी ने आपका रूप धारण करके हमारे साथ यहाँ आई थी, तब उसने ही एक एक करके हमारे सभी शक्तिशाली और चमत्कारी शस्त्रों को इधर उधर कर दिया। और जब तक हम उसका पूरा सच हम जान पाते, उसने हमारे शक्तिपुंज को हमसे छल से छीन लिया और हमें हमेशा हमेशा के लिए उसने उस दैलत्यन के हाथों में कैद करवा दिया था। शायद उसने ही हमारी तलवार को पृथ्वी पर फेंका होगा। पर हमारी तलवार इतने वर्षों बाद रीवा को ही क्यों मिली? इसके पीछे का क्या रहस्य है? ये तो हमें भी नहीं पता। पर हाँ, हमें इतना जरूर पता है कि रीवा पृथ्वी लोक का कोई साधारण मानव नहीं है। उसके अंदर जरूर कोई अदृश्य शक्तियां विद्यमान है, जो हर पल उसके साथ रहकर उसकी मदद करती रहती हैं। क्योंकि पृथ्वी का कोई भी साधारण मानव हमारे इस तलवार को उठाना तो दूर, इसे कोई छू भी नहीं सकता है। मैं सोच रहा था कि अपनी पुत्री अनुवर्णा का विवाह रीवा से कर दूं और उसे यहाँ का राजा बना दूं। दक्षा के मुख से ये बात सुनकर निर्वंती चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और वह मुस्कुराते हुए दक्षा से कहती है, महाराज, मैं भी अब ये ही सोच रही थी, पर आपसे कह नहीं सकी। पर हमें एक बार रीवा और अनुवर्णा से भी पूछ लेना चाहिए। तभी दक्षा ने कहा, हम तो सोच रहे हैं कि रीवा का विवाह अनुवर्णा के साथ करा दें और उसे यहाँ का राजा बनाकर अपनी राज सिंहासन पर बिठा दें। पर क्या रीवा रुकेगा यहाँ पर? क्योंकि रीवा तो अपने पिता और भाई की तलाश में उस रहस्यमयी जंगल में आया था, जहाँ पर शायद कुछ बुरी शक्तियों ने उसके भाई को शायद कैद करके रखे हुए हैं। मैं तो अब तक रीवा से ये बात कह भी चुका होता, पर ये सोचकर रुक गया कि रीवा ने तो हमारे बरसों से बिछड़े परिवार को मिला दिया है और वह अब अपने परिवार को पाना चाहता है। तो फिर हम उसे ये कैसे कह दें कि वह यहाँ हमारे साथ रुक जाए? हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हो। दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अनुवर्णा आ गई। रीवा के जवाब ना देने पर अनुवर्णा उदास तो थी, पर अनुवर्णा अपने माता पिता के कक्ष में मुस्कुराते हुए अंदर गई। और जैसे ही दक्षा की नजर अनुवर्णा पर पड़ी, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, निर्वंती को देखो, हमारी पुत्री के चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है। अनुवर्णा थी तो बहुत ही सुंदर, पर उसके चेहरे की ये मंद मुस्कान उसके चेहरे को और भी निखार रही थी। और अनुवर्णा इसी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने माता पिता के पास पहुंच गई। दक्षा और निर्वंती बहुत खुश थे अनुवर्णा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर। अनुवर्णा अपने माता पिता के पास पहुंचकर बड़े ही प्रेम भरे शब्दों से बोलती है, क्या हुआ माँ पिताजी, आपने हमें इतनी शीघ्र क्यों बुलाया? तब निर्वंती मुस्कुराते हुए खड़ी होती है और अनुवर्णा के बालों को सहलाते हुए कहती है, आ पहले बैठ तो मेरे पास। तब अनुवर्णा अपने माता पिता के बीच में बैठ जाती है। दक्षा और निर्वंती दोनों अनुवर्णा के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, हम तो अपनी पुत्री को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहते हैं। सब बहुत खुश थे। इतने वर्षों बाद सब बहुत हंसी खुशी से बातें कर रहे थे और अनुवर्णा भी बहुत खुश थी अपने माँ और पिताजी से मिलकर। पर अनुवर्णा के मन में एक चिंता अवश्य थी, और वह चिंता थी अनुवर्णा द्वारा पूछे गए सवाल का, जिसका रीवा ने जवाब नहीं दिया था। अनुवर्णा के मन में बस यही चल रहा था कि अगर रीवा ने कह दिया कि वह उससे प्रेम नहीं करता तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती हूँ। यही सोचते हुए अनुवर्णा के हंसते हुए चेहरे पर एकदम से उदासी छा जाती है, जिसे देख निर्वंती अनुवर्णा से कहती है, क्या हुआ अनुवर्णा, अचानक से आपके हंसते हुए चेहरे पर उदासी क्यों छा गई? क्या बात है? तब अनुवर्णा अपनी माँ की ओर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि अगर रीवा यहाँ पर नहीं आया होता और रीवा ने अगर अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी मदद ना की होती, तो शायद ना ही आप दोनों कभी हमें मिल पाते और ना ही हमें हमारी खुशियाँ मिल पाती। कितना अच्छा है रीवा, और वह बिना जाने हमारी मदद के लिए तैयार हो गया था। भला कोई किसी अनजान के लिए इतना करता है? अनुवर्णा रीवा की बातें करते करते उन्हीं बातों में खो जाती है और बस रीवा की अच्छाइयों की ही बातें अपने माता पिता से कही जा रही थी। अनुवर्णा की बातें सुनते हुए दक्षा और निर्वंती दोनों एक साथ ही बोलते हैं, सच कह रही हो पुत्री अनुवर्णा आप। आज जो हमारे जीवन में ये खुशियां आई हैं, ये सब खुशियां हमें रीवा के कारण ही मिली हैं। थोड़ी देर बाद अनुवर्णा अपने माँ और पिता के पास से उठकर कक्ष में ही थोड़ा दूर रखे एक फूलदान के पास जाकर खड़ी हो जाती है
और उस फूलदाल की सुंदर पुष्पों को देखते हुए रीवा के बारे में सोचने लगती है। अनुवर्णा खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह रीवा की ओर इतना क्यों खींची जा रही है। तभी निर्वंती दूर खड़ी अनुवर्णा को देखते हुए धीमी आवाज में दक्षा से कहती है, महाराज, मैं क्या अभी अनुवर्णा से बात करूं रीवा के बारे में, कि वह रीवा को पसंद करती है और क्या वह उससे विवाह करेगी। पर दक्षा निर्वंती को रोकते हुए उनसे कहते हैं, नहीं निर्वंती, पहले हमें रीवा से बात करनी चाहिए। हमारे लिए पहले रीवा की इच्छा को जानना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, निर्वंती धीमी आवाज में कहती है। और निर्वंती उठकर अनुवर्णा के पास जाती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, पुत्री, आप जाकर अपने कक्ष में आराम करो, मैं अभी औषधि लेकर आती हूँ। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अनुवर्णा वहां से अपने कक्ष की तरफ जाने लगती है। अनुवर्णा अपने कक्ष के पास पहुंचने ही वाली थी कि उसने देखा कि रीवा नीचे खड़ा एक वृक्ष के पास मंजीवान से कुछ बातें कर रहा है। अनुवर्णा रीवा को देखते ही वहीं पर रुक जाती है और रीवा को देखने लगती है। थोड़ी देर में रीवा मंजीवान से बातें करते करते अचानक से उसकी नज़र महल के ऊपर खड़ी अनुवर्णा पर पड़ी और अनुवर्णा वहां खड़ी उसे ही देख रही थी। पर अनुवर्णा के सुंदर से चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी और रीवा भी अनुवर्णा के इस उदास चेहरे को देखने लगता है और सोचता है कि यह मैंने क्या कर दिया। अनुवर्णा थोड़ी देर पहले कितनी खुश थी, पर अब मेरी वजह से उसके चेहरे पर यह उदासी छा गई। पर जब अनुवर्णा ने देखा कि रीवा भी उसे देख रहा है, तो वह ना जाने क्या सोचकर अपने कक्ष के अंदर चली गई। और अनुवर्णा के जाने के बाद रीवा अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और अनुवर्णा के इस उदासी भरे चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर भी उदासी छा जाती है। जिसे देख मंजीवान रीवा से कहता है, क्या हुआ रीवा, आप अनुवर्णा को देखकर अचानक से इतने उदास क्यों हो गए। और अनुवर्णा के चेहरे पर भी आज एक अजीब सी उदासी छाई हुई है और अनुवर्णा आपको देखकर ऐसे चली क्यों गई। तब रीवा उदासी भरे शब्दों में मंजीवान से कहता है, अनुवर्णा आज मुझसे कह रही थी कि वह भी मेरे साथ पृथ्वी पर जाना चाहती है और रहस्यमयी जंगल में जाकर मेरे साथ मेरे भाई, पिता और मेरे मित्र को ढूंढने में मेरी मदद करना चाहती है। और फिर रीवा ने धीमी आवाज में कहा, और अनुवर्णा ने आज मुझसे कहा है कि वह मुझे प्रेम भी करती है। तब मंजीवन थोड़ा खुश होते हुए रीवा से कहता है, रीवा, तो फिर इसमें उदास होने वाली क्या बात है, ये बहुत खुशी की बात है। क्या आप अनुवर्णा से प्रेम नहीं करते हैं। मैंने भी कई बार आपकी आंखों में अनुवर्णा के लिए प्रेम देखा है और अनुवर्णा की आंखों में तो मैंने आपके लिए बहुत पहले ही प्रेम देखा था, जब अनुवर्णा देलतेन की कैद में थी। और जब मैं वहां अनुवर्णा से मिला था, तभी मुझे आपके लिए अनुवर्णा द्वारा कहे गए हर बातों में आपके लिए प्रेम का भाव दिख रहा था। और उसकी आंखों में मैंने जो आपके प्रति चिंता देखी थी, उसे देखकर मुझे तभी लगा था कि अनुवर्णा आपसे प्रेम करने लगी है, पर मैं अब तक आपसे कह नहीं सका। खैर, अब इन बातों से क्या, आप तो ये बताओ कि आज आपने क्या कहा अनुवर्णा से। क्या आपने भी अनुवर्णा से कहा कि आप भी उससे प्रेम करते हैं। नहीं, रीवा अपनी नज़र झुकाए हुए बोलता है। तब मंजीवन काफी तेज आवाज में रीवा से कहता है, ये क्या कह रहे हो रीवा आप, क्या आप सच में अनुवर्णा से प्रेम नहीं करते हैं। रीवा मंजीवान को देखते हुए उससे कहता है, ऐसी बात नहीं है मंजीवान, मैं भी अनुवर्णा से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि अनुवर्णा मुझसे करती है, और मुझे ये भी पता है कि अनुवर्णा मुझसे बहुत प्रेम करती है। तब मंजीवन बड़े ही आश्चर्य से रीवा की ओर देखते हुए उससे कहता है, रीवा, जब आपको पता है कि अनुवर्णा आपसे प्रेम करती है और आप भी अनुवर्णा से प्रेम करते हैं, तो फिर आपने अनुवर्णा से क्यों नहीं कहा कि आप भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि वह आपसे प्रेम करती है। तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान, मैं नहीं चाहता हूं कि अब अनुवर्णा पर एक हल्की सी भी खरोच आए। अगर मैंने अनुवर्णा से कह दिया कि मैं भी उससे प्रेम करता हूं, तो वो भी मेरे साथ पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। पर मैं ये नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि अगर वह मेरे साथ यहाँ से गई और साथ जाकर उस रहस्यमयी जंगल में उसे कुछ हो गया तो। रीवा ये बातें मंजीवान से कह ही रहा था कि तभी वहां अनुवर्णा की दादी माँ आ गई और वो रीवा के पास आकर उन्होंने रीवा से कहा, बेटा रीवा, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, आप अपने कक्ष में जाकर थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि आप जब से यहाँ आए हैं आपने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया है। और मंजीवान, आपने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब मंजीवान ने दादी माँ से कहा, माँ जी, आप हमें धन्यवाद क्यों दे रही हो,
ये जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ रीवा के कारण ही हुआ है। फिर जब रीवा मायालोक के लिए अनजान होते हुए यहाँ की रक्षा और सुरक्षा के लिए इतना सब कुछ किया, तो फिर मैं तो इसी मायालोक का निवासी हूँ। मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ की और यहाँ के राजा और इस राज्य के संपूर्ण निवासी की जितनी मदद मुझसे हो सके उतनी मदद करता रहूं। अनुवर्णा की दादी माँ को मंजीवान की ये बातें बहुत अच्छी लगी और वह अपने मन में सोचती है, मंजीवान एक पंछी होते हुए भी कितना समझदार है। मंजीवान और अनुवर्णा की दादी माँ काफी देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं, पर रीवा एकदम चुपचाप वहीं पर खड़ा था। थोड़ी देर में जब अनुवर्णा की दादी माँ का ध्यान रीवा पर गया और उन्होंने देखा कि रीवा एकदम शांत है और उसके चेहरे पर किसी बात की गहरी उदासी छाई हुई है, तब उन्होंने रीवा की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है रीवा, आप इतने चुपचाप क्यों खड़े हो और ये आपके चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है। पर रीवा तो अपने आप में ही कहीं खोया हुआ था। पर रीवा के जवाब ना देने पर अनुवर्णा की दादी माँ फिर काफी तेज आवाज में ही रीवा से कहती है, रीवा, आपके चेहरे पर यह उदासी क्यों है और आप कहाँ खोए हैं। और जैसे ही रीवा के कानों में अनुवर्णा की दादी माँ की तेज आवाज पड़ी, वह जल्दी से दादी माँ की ओर देखते हुए उनसे कहता है, क्या हुआ दादी माँ, और आप यहाँ। तभी अनुवर्णा की दादी माँ रीवा को देखते हुए उससे कहती है, रीवा, मैं तो यहाँ आप दोनों को देखकर आई थी, पर रीवा आप कहाँ खोए हुए थे और ये उदासी क्यों है आपके चेहरे पर। क्या बात है बेटा, क्यों आप इतना उदास हो। तब रीवा अनुवर्णा की दादी माँ से कहता है, नहीं दादी माँ, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। मुझे तो मंजीवान से बातें करते करते अपने बचपन के मित्र सम्राट की याद आ गई थी। ना जाने वो किस हाल में होगा। उस जंगल का ना जाने कौन सा रहस्य है कि जो वहां जाता है वह कभी वहां से लौट ही नहीं पाता। पर मैं उस जंगल में जाकर उस जंगल के रहस्य का पता लगाऊंगा और अपने बचपन के मित्र सम्राट को और अपने भाई पिता को वहां से निकालकर अपने साथ अपने गांव लेकर आऊंगा। दादी माँ, आप हमें यहाँ से पृथ्वी पर जाने का मार्ग बता दीजिए। रीवा की ये बातें सुनकर और उसके उदास चेहरे को देखकर दादी माँ की आंख एकदम नम हो जाती हैं और वह रीवा को एकदम से अपने गले लगा लेती है। और रीवा को अपने गले लगाए हुए उससे कहती है, मैं समझ सकती हूँ रीवा, अपनों से बिछड़ने की पीड़ा क्या होती है। मैं दक्षा से कहकर आपको जल्द से जल्द उस रहस्यमय जंगल में भिजवा दूंगी, क्योंकि मायालोक से पृथ्वी पर जाने का कोई नहीं है। इसके आगे दादी माँ कुछ कहती। तेज आवाज में मंजीवान दादी माँ से कहता है, ये क्या कह रही हैं आप, यहाँ से पृथ्वी जाने का कोई मार्ग नहीं है, तो फिर रीवा यहाँ से वापस कैसे जाएगा। तब अनुवर्णा की दादी माँ मंजीवान को देखते हुए कहती है, मंजीवान, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ से पृथ्वी पर जाने का कोई मार्ग नहीं है, पर मैंने ये नहीं कहा कि रीवा यहाँ से जा नहीं सकता है। रीवा यहाँ से सिर्फ शक्तिपुंज की शक्तियों की मदद से ही यहाँ से पृथ्वी पर जा सकता है। तो फिर दादी माँ, आप महाराज से कहो कि वह मुझे शीघ्र ही यहाँ से जाने दे, क्योंकि अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। अपनी नज़र झुकाए हुए अनुवर्णा की दादी माँ से कहता है। तब अनुवर्णा की दादी माँ रीवा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बड़े ही प्रेम से उससे कहती है, बेटा रीवा, मैं भी यही साथ चाहती हूँ कि आपको आपका परिवार मिल जाए और सब एक साथ खुशी से रहें। पर मैं चाहती हूँ कि आप हमारी बच्ची अनुवर्णा को भी अपने साथ लेकर जाओ। अनुवर्णा की दादी माँ के मुख से ये बात निकलते ही रीवा बड़े ही आश्चर्य के साथ अनुवर्णा की दादी माँ की ओर देखते हुए उनसे कहता है, दादी माँ, आप ये क्या कह रही हैं। आप भी अनुवर्णा जैसी बातें कर रही हैं। अनुवर्णा तो अभी नादान है, पर आप इतनी बुजुर्ग होते हुए भी ऐसी बातें कर रही हो। रीवा के ये कहते कहते धीरे धीरे उसकी आवाज काफी तेज हो जाती है और वह उसी तेज आवाज में दादी माँ से कहता है, दादी माँ, आप समझ भी रही हैं कि आप क्या कह रही हैं। अनुवर्णा मायालोक की राजकुमारी है और मैं, आप सोच भी सकते हैं कि अनुवर्णा मेरे साथ पृथ्वी पर जा सकती है। रीवा की तेज आवाज सुनकर वहां पर कई दास दासी आकर पास खड़े हो जाते हैं और रीवा को देखने लगते हैं। और रीवा की तेज आवाज सुनकर दक्षा भी अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं। और अनुवर्णा का कक्ष भी समीप होने के कारण जब रीवा की आवाज अनुवर्णा ने सुनी तो वह भी जल्दी से बाहर आ जाती है। पर कक्ष के अंदर होने के कारण वो सब रीवा की बात को समझ नहीं पाते। दक्षा अपने कक्ष से बाहर आकर ऊपर से ही रीवा को देखते हुए तेज आवाज में कहते हैं, क्या हुआ रीवा बेटा। पर जैसे ही रीवा ने दक्षा की आवाज सुनी और अपने आसपास खड़े दास दासियों को देखा तो एकदम शांत हो गया। तब अनुवर्णा की दादी माँ ऊपर दक्षा की ओर देखते हुए उससे कहती है, कुछ नहीं दक्षा बेटा, बस ऐसे ही रीवा मुझसे बात कर रहा है। ठीक है माँ जी। इतना कहकर दक्षा वापस अपने कक्ष में चले गए।
पर अनुवर्णा अब रीवा को ही देख रही थी। पर अनुवर्णा की दादी माँ रीवा को वहां से अपने साथ लेकर कक्ष में आती है। रीवा ने जिस तरह से और जितनी तेज आवाज में अनुवर्णा की दादी माँ से बात की थी, उसे सोचकर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। दादी माँ अपने कक्ष पर पहुंचने पर वो रीवा को वहां बैठने को कहती है। तब रीवा दादी माँ को देखते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनसे कहता है, दादी माँ, मुझे आप क्षमा कर दीजिए जो मैंने आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात की। तब अनुवर्णा की दादी माँ रीवा के पास बैठ जाती है और उससे कहती है, बेटा, आपको हमसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहते हुए अनुवर्णा की दादी माँ की आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। रीवा दादी माँ के इन बहते हुए आंसू को देखकर उनसे कहता है, दादी माँ, आप क्यों रो रही हो? अगर आपको मेरी बातों को बुरा लगा है तो मैं आपसे फिर से क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए दादी माँ। दादी माँ ने रोते हुए शब्दों में रीवा से कहती है, नहीं रीवा बेटा, भला मुझे आपकी बातों का बुरा क्यों लगेगा? आज जो हमें हमारी खुशियां मिली हैं और जो आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है और जो हम सब इतने खुश हैं, ये सब आपके कारण ही तो हमें मिला है। पर मैं आपसे एक चीज और मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वह दोगे? रीवा दादी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, कौन सी चीज दादी माँ? अगर वह चीज हमारे पास होगी तो मैं अवश्य आपको दूंगा। तब अनुवर्णा की दादी माँ रीवा के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए उससे कहती है, रीवा बेटा, मेरी पोती अनुवर्णा की खुशियां मुझे दे दो, क्योंकि मैंने उसे बचपन से ही दुखी और उदास ही देखा है। पर मैं अब उसे खुश और हंसती मुस्कुराती हुई देखना चाहती हूँ। तब रीवा दूसरी ओर देखते हुए कहता है, दादी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भला मैं आपको अनुवर्णा की खुशियां कैसे दे सकता हूँ? तब अनुवर्णा की दादी माँ रीवा का हाथ पकड़कर उससे कहती है, रीवा, मैं आपसे क्या कह रही हूँ आप उसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अनुवर्णा ने मुझसे कल ही कहा था कि वह आपके साथ पृथ्वी पर जाना चाहती है, क्योंकि उसने कहा था कि वह आपके बिना अपना एक पल भी नहीं सोच सकती है। मैं उसकी इस बात पर ही समझ गई थी कि वह आपसे प्रेम करने लगी है। पर जब मैं अभी थोड़ी देर पहले उसके कक्ष में उसे देखने गई, तब अनुवर्णा ने मुझे देखकर एकदम से रोने लगी और उसने अपने मन की पूरी बात मुझसे कह दी। और अगर आपने अनुवर्णा से नहीं कहा कि आप भी उससे प्रेम करते हैं, तो उसने मुझसे कहा कि वह अपने प्राणों को त्याग देगी। और अगर हमारी बच्ची अनुवर्णा को कुछ भी हो गया, तो हम सब तो वैसे ही जीते जी मर जाएंगे। अब हम आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसके आगे आपकी जो इच्छा हो आप वही करें। मैं अभी जाकर दक्षा से कह देती हूँ कि वह आपको शीघ्र ही यहाँ से पृथ्वी पर भेज दे। हम किसी तरह अपनी बच्ची को संभाल लेंगे। इतना कहते ही वह अनुवर्णा की दादी माँ उस कक्ष से बाहर चली जाती है। पर रीवा वहीं पर चुपचाप बैठा था। अनुवर्णा की दादी माँ की बातें सुनकर रीवा को समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। रीवा के मन में दो बातें चल रही थी। एक तो यह कि अगर वह अनुवर्णा से कह दे कि वह उससे प्रेम करता है, तो वह उसके साथ उस रहस्यमय जंगल में जरूर जाएगी और वहां उसके प्राणों में संकट भी आ सकता है। और अगर एक तरफ मैंने उससे यह कह दिया कि मैं उससे प्रेम नहीं करता, तो वह अपने प्राणों को त्याग देगी। रीवा ये सोचते हुए एकदम से उठता है और वहां से निकलकर सीधे अनुवर्णा के कक्ष की तरफ चल देता है। आखिर क्या करेगा रीवा अब? क्या वो अनुवर्णा के कक्ष में जाकर अनुवर्णा से कह देगा कि वह भी उससे प्रेम करता है? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।